अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूला है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है सामने स्क्रीन पे, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है इनमें जो वैल्यूज अननोन है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर ए स्टार्ट करने लगे हैं। तो वो है k टाइम्स 2k प्लस 5 और ब्रैकेट्स और इक्वल टू 3। ये इसका पार्ट नंबर ए है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो देखें यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट्स आ रही हैं। हम सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास कौन सी फॉर्म यहाँ पे बनती है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखिए k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2k स्क्वायर और k को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5k। और ये जो पॉजिटिव 3 है इसको इक्वेशन के आप लेफ्ट साइड पे मूव कर दें, ये नेगेटिव 3 हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा यानी 0। आप इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 3 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो भी यही मीनिंग बनता है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और इसके अंदर जो आपके पास वेरिएबल है या आप जिसको कह लें जो अननोन वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी है वो k है। तो जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए उसके दो मेथड हमने सीखे हुए हैं, एक है मिड टर्म ब्रेक मेथड और एक है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज और फार्मूलाज। ये दोनों ही मैंने चैप्टर नंबर 3 और 4 में डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे चीज़ें टू द पॉइंट रहें। अगर आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प उससे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड के लिए क्या करते हैं कि जो भी स्क्वायर वाली टर्म होती है, मेरी मुराद यहाँ पर है जिस तरह k स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर x होता तो x स्क्वायर ढूंढते, उसका कॉफिशेंट देखते हैं क्या है। उसका जो भी कॉफिशेंट होगा वो आपने लास्ट वाले नंबर से जिसको हम कांस्टेंट बोल रहे होते हैं उससे मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 2 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और साथ आएगा -6। अब आपने दो जो है ना स्टेप्स पूरे करने होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपने दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर यानी -6 आए और उन्हीं दो नंबर को अगर आप प्लस करें तो आपको मिड टर्म मिले। तो यहाँ पे मिड टर्म है, ये लिखी हुई है +5k, आप k को इग्नोर कर दें तो जस्ट कह दें +5 मिले। हम वेरिएबल को एंड पे यूज़ कर लेते होते हैं इसलिए हमें जस्ट कॉफिशेंट यहाँ पे चाहिए होता है, वो काफ़ी होता है। तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके -6 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें तो 5 आ जाए। अब ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 6 को 2 पे 3 पे डिवाइड करके देख सकते हैं। ये तो आसान नंबर है, बड़ा नंबर भी आए तो आपको जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप मिड टर्म ब्रेक कर पाएंगे। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से बन सकते हैं, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 6 और एक नंबर लिख लेता हूँ 1, क्योंकि 6 1 टाइम्स 6 भी होता है। बेशक अभी हमें -6 चाहिए, हमें 6 मिल रहा है और 6 में से 1 निकालें तो 5 भी बन सकता है। यानी इनमें जो साइन का प्रॉब्लम है, अगर मैं साइन एडजस्ट कर लूँ तो मेरे दोनों स्टेप्स क्लियर हो सकते हैं। तो साइन एडजस्ट करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे 6 1 टाइम्स 6 आ रहा है, हमें -6 चाहिए जबकि आंसर में +6 आ रहा है। तो आप देखना आपके क्वेश्चन में मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है। अगर मिड टर्म के पीछे प्लस साइन है तो या माइनस साइन है, जो भी साइन है तो वो आप यहाँ पे जो आपने नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें जो बड़ा नंबर बनता है उसके पीछे वही साइन लगा दें। तो यहाँ पे 5 के पीछे प्लस है, 6 और 1 में से 6 बड़ा है तो मैं 6 के पीछे क्या लगा दूंगा, प्लस। वो पहले भी प्लस ही था, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। और अब आपने देखना है दोबारा से मल्टीप्लाई करके कि क्या आपकी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं या नहीं। तो आप देखें 6 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, -6 अभी भी नहीं मिल रहा। तो जब ये वाला साइन एडजस्ट करने के बाद भी आपका सोल्यूशन ना बने, मतलब पहला स्टेप आपका वेरीफाई ना हो, तो आपने जो दूसरा नंबर है उसका साइन चेंज करना है। जैसे ये 1 है, अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव बना दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दें, ये पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव बना देता हूँ। देखें अब चेक करते हैं। तो देखिए 6 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 ही आएगा और अगर इसी दो नंबर को यानी 6 को और -1 को नीचे यूज़ करूँ तो 6 में अगर मैं प्लस करूँ -1 यानी 6 में प्लस करूँ -1 तो आपको पता है ये प्लस माइनस माइनस और 6 - 1 कितना होता है 5। तो देखिए आपको यही नंबर मिल रहा है दूसरा 5। तो यानी दोनों स्टेप्स क्लियर हो गए, दो नंबर मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके -6 भी आता है और दो नंबर जिनको ऐड करके +5 भी आता है। तो सेम नंबर होने चाहिए, वो हमें मिल चुके हैं। अब आपने वो यहाँ पे लिख लेने होते हैं। तो आप लिखेंगे 2k स्क्वायर, पहली टर्म वैसे ही यहाँ से पहला नंबर जो कि +6 है उसके साथ ये वाला ही वेरिएबल लगाएंगे k, फिर दूसरा नंबर जो कि -1 है उसके साथ ये वाला ही वेरिएबल लगाएंगे k और -3 लिख देंगे और साथ =0 लिख देंगे। अब आपने कॉमन निकालना होता है। तो पहली दो टर्म में देखें 2 और 6 हैं, दोनों 2 के टेबल पर आते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, सबसे बड़ा नंबर 2 है इनको डिवाइड करने वाला, तो 2 ही इसको हम बोलेंगे कॉमन। तो 2 कॉमन आ गया,
के स्क्वायर में और के की पावर 1 में जो छोटी पावर वाली टर्म होती है वो हमेशा कॉमन लिखते हैं, तो के बाहर कॉमन आ जाएगी। इसके अलावा जो चीज़ बचेगी वो अंदर लिखेंगे। तो देखिए पहले 2 के स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। 2 बाहर आ चुका है, इसको छोड़ दें। के स्क्वायर का मतलब है 2 एक तरह के के थे, एक के बाहर है, तो आप जस्ट 1 के लिख दें। ये जस्ट समझाने के लिए आप इस 2 के को इस 2 के स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं। जो टर्म बचेगी वो के ही होगी, वही आपने अंदर लिखनी होती है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं डिवीजन करके, और जिस तरह मैंने बताया उस तरह भी कर सकते हैं। प्लस 6k में से देखें 2 का टेबल पढ़ें, 2 6 टाइम्स कितना होता है, तो 3 टाइम्स 6 होता है, तो 3 हो जाएगा। और k पहले से देखें एग्जैक्टली जो चीज़ एग्जैक्टली बाहर मौजूद हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इसकी बड़ी पावर होती तो जितनी पार्ट बाहर होती वो मैं बड़ी पावर में से माइनस कर देता, जो बचती है वही मैं लिख लेता, जिस तरह मैंने के स्क्वायर के केस में किया। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 बचती है, तो देखिए के की पावर 1 ही अंदर लिखी हुई है। आगे चलते हैं, तो 1 और 3 में 1 कॉमन होता है, पीछे माइनस का साइन वैसे ही। और जब नेगेटिव कॉमन आ जाए यानी नेगेटिव हो बाहर, ठीक है, तो आपने अंदर साइन चेंज ज़रूर करने होते हैं। और कुछ कॉमन तो है नहीं बाहर 1 के अलावा, तो सारी चीज़ें वैसे ही आएंगी, यानी के भी वैसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 भी वैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये तभी ऐसे लिखते हैं जब बाहर सिर्फ 1 कॉमन हो, और इक्वल टू 0 वैसे का वैसे। तो अगर ये वाली 2 एक्सप्रेशन सेम आ जाएं, आपकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो ठीक तरीके से हो रही है। अगर नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखें दोनों चीज़ें सेम आ गई, इसको एक दफ़ा लिखें, हम इसको हमेशा एक दफ़ा लिख लेते हैं। इसको भी हम बोलते हैं कॉमन निकालना, कि k+3 दोनों में था, कॉमन आ गया। इसके अलावा जो चीज़ बची वो क्या है, 2k और -1, तो उसको भी हम ब्रैकेट में एक दफ़ा लिख लेंगे, 2k और -1 और इक्वल टू 0। ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस करी हुई हैं। तो अब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। आपको पता है जब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 का इक्वल हो उनको अलग अलग सॉल्व किया जाता है, यानी आपको लिखना पड़ेगा कि k+3 अलग से 0 के इक्वल है और 2k - 1 अलग से 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये +3 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी 0 - 3 हो जाएगा, और 0 - 3 कितना होता है, -3। यहाँ पे भी आप करेंगे 2k वैसे की वैसे ही आएगा, ये -1 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे भेजेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा, ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, और 0 + 1 कितना होता है, वो होता है 1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है k के, तो 2 को दूसरी तरफ मूव करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 2 आंसर आ गए, एक आ गया -3 और एक आंसर आ गया k का 1/2। तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर A का सोल्यूशन। तो अब पार्ट नंबर बी आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, सारी टर्म्स को एक तरफ लाना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे फर्दर फैक्टराइज करेंगे और फिर इजीली वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। तो देखिए 2m को m से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2m², और 2m को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 × 10 होता है, तो आपके पास आ जाएगा 10 और साथ m वैसे का वैसे। ये पॉजिटिव 5m है, इसको इक्वेशन के आप लेफ्ट साइड पे मूव कर लें, ये -5m हो जाएगा, और ये -18 को भी आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर लें, ये +18 हो जाएगा, और यहाँ पर राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2m² माइनस प्लस 10 में 5 प्लस करें तो ये हो जाएगा 15, m साथ वैसे ही, साइन बड़ी वैल्यू का, 10 बड़ी वैल्यू, इसके पीछे माइनस तो माइनस, और +18 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर 0 भी वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, आपने इस पर दोबारा से मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करना है, जो मैंने अभी आपको पार्ट नंबर ए में दोबारा से समझाया है। तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले देख लें कि चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्क्वायर वाली टर्म्स पहले, सिंपल m⁻1 वाली टर्म बाद में, और एंड पे कांस्टेंट टर्म। इसी तरीके से जो भी वेरिएबल होगा उसकी टर्म्स की अरेंजमेंट इसी तरीके से होनी चाहिए कि 2 पावर वाली पहले, 1 पावर वाली बाद में, और फिर सिंपल एंड पे कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद अब आपको पता है कि जो m² वाली टर्म होती है, यानी जिस वेरिएबल पे ऊपर स्क्वायर और होता है, उसका कोफिशिएंट देखते हैं। उसका कोफिशिएंट क्या है, जो उसके साथ लिखा हुआ यानी 2, उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो 2 18 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 36। यानी अब आपको 2 नंबर चाहिए ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर यानी क्या है 36 आए। ठीक है, और उन्हीं 2 नंबर्स को जो ऊपर आपने यूज़ किए होंगे उनको आप प्लस करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है यहाँ पे -15m, आप m को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, जस्ट कोफिशिएंट की बात करेंगे तो -15 मिले। ठीक है, अब देखें, अब आपने ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिसको आपने मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले, 36 मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप जो है प्लस कर दें तो आपको क्या मिले, -15 मिले। अब कौन से 2 नंबर्स हो सकते हैं, आपने 36 को 2 पे डिवाइड करके देखना है, 3 पे डिवाइड करके देखना है, जो जो आपको आंसर्स मिलेंगे वो आपने स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 2 में पुट करना है। जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही 2 नंबर्स हम यूज़ करें।
तो अब देखें 12 3 टाइम्स 36 होता है, तो मैं ये 12 3 टाइम्स 36 क्यों चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 12 + 3 15 भी बन सकता है। वो अलग बात है, यहाँ पे साइन नेगेटिव चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इन दो नंबर्स को अगर यहाँ पे यूज़ करूँ साइन को मैनेज करने के बाद ये दोनों स्टेप उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्स्ट नंबर 12 यूज़ कर सकते हैं और थर्ड जो सेकंड नंबर है उसको आप 3 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 12 3 टाइम्स कितना होता है 36। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा स्टेप नंबर 2 में कि जब आप 12 में 3 प्लस करेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि 12 + 3 15 तो होता है लेकिन नेगेटिव 15 नहीं होता। इसका मतलब है साइन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने आपको साइन की एडजस्टमेंट सिखाई हुई है, पिछले पार्ट में भी बताई है, इसमें भी बताने लगा हूँ। आप जाएं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखें क्वेश्चन में मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, तो यहाँ पे नेगेटिव, और देखें इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसके पीछे यही साइन लगा दें। तो 12 और 3 में से 12 बड़ा है, आप उसके पीछे नेगेटिव लगा दें और अब फिर दोबारा से सारे स्टेप्स चेक करें। तो देखिए नेगेटिव 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव 12 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको नेगेटिव 36 मिलेगा। यानी पहले तो पहला स्टेप क्लियर था, साइन चेंज करने के बाद पहला स्टेप भी खराब हो गया, दूसरा तो पहले ही खराब था। यानी इस साइन की एडजस्टमेंट से आपका ये दोनों रूल्स में से ना पहला और ना दूसरा वेरीफाई नहीं हो रहे। तो जब आपके पास ये साइन चेंज करने के बाद भी आपके ये रिजॉल्व ना हो, ये स्टेप सेटिस्फाई ना हो, तो जो दूसरा नंबर है उसका साइन भी आपने लाजमी चेंज करके देख लेना है। जैसे देखिए अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना है। ये पॉजिटिव 3 है, आप नेगेटिव बना दें। तो अब चेक करें तो देखिए नेगेटिव 12 को नेगेटिव 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 3 टाइम्स 36, यानी पहला स्टेप क्लियर। और अगर नेगेटिव 12 में ऐड कर दूं ये वाला नंबर यानी नेगेटिव 3, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 -3 और माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 3 कितना होता है 15 और साइन बड़ी वैल्यू का और नेगेटिव 15, यानी दूसरा स्टेप भी क्या हो गया वेरीफाई। यानी जो दो नंबर्स होने चाहिए वो है एक है नेगेटिव 12 और एक है नेगेटिव 3। तो देखिए दोनों स्टेप्स क्लियर हो गए। अब आपको पता है किस तरह लिखना है, पहली टर्म को वैसे उतारेंगे 2m², पहला नंबर जो कि नेगेटिव 12 है उसके साथ ये वाला वेरिएबल जो कि m है, फिर दूसरा नंबर जो कि नेगेटिव 3 है उसके साथ भी ये वाला वेरिएबल m और प्लस 18 और इक्वल टू 0। अब इनमें से पेयर वाइज कॉमन निकालें, 2 और 12 में 2 कॉमन है, बता चुका हूँ क्योंकि दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। m² और m⁻1 में छोटी पावर वाली टर्म को कॉमन लिखते हैं, यानी m⁻1 कॉमन है। तो अब ब्रैकेट क्लोज, 2 बाहर है पहले से, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। m² में से एक m बाहर है तो एक आएगा, यहाँ पे लिख दें। 2 का टेबल पढ़ें, 2 6 टाइम्स 12 होता है, यहाँ पे 6 लिखें। ये वाला m एग्जैक्टली बाहर है, इस जैसा बिल्कुल बाहर मौजूद है, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस का साइन, 3 और 18 में 3 कॉमन है, दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं, 3 लिखें ब्रैकेट 3 1 टाइम्स 3, तो खाली m के साथ 1 लिखेंगे, ना भी लिखें वो भी काफ़ी है, उसका मतलब भी यही होता है। और आगे बाहर माइनस का साइन, अंदर साइन चेंज होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 6 टाइम्स 18 होता है तो 6 लिखें और इक्वल टू 0। अब देखें ये दो एक्सप्रेशन जो सेम आ रही होती हैं इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, यानी m-6 को एक दफ़ा, और इसके अलावा जो ब्रैकेट्स के बाहर लिखी होती हैं उनको भी ब्रैकेट में डाल के एक दफ़ा लिख लेते हैं, यानी 2m और -3, और सारी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है ये दो एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब है या तो पहली वाली एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है और या फिर 2m-3 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, -6 को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो +6 हो जाएगा, इस तरीके से 0 + 6 + 6। इधर भी -3 को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 0 + 3 3, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दें, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। और आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स फॉर्म में, 2 नीचे वैसे ही 2 1 टाइम्स 2, और 2 में क्या प्लस करूँ कि 3 बन जाए 1, तो वो ऊपर लिखते हैं, तो ये इसकी मिक्स फॉर्म भी आ जाएगी। यानी दो आंसर्स इसके आपको मिल रहे हैं, एक आंसर है 6 और एक आंसर है आपके पास 1 होल नंबर 1/2। तो इस वाले पार्ट के हमने दो आंसर्स निकाल लिए, एक है 6 या फिर 1 होल नंबर 1/2। तो अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में भी देखें यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं, आपने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको एक्सपेंड कर लेना है और फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं ये चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। तो ये जब दो ब्रैकेट्स इस तरह हों, इस तरह उसमें एक्सप्रेशंस लिखी हों, तो जो यहाँ पे पहली टर्म लिखी होती है आप इसको लिख लें n, और इसको अगली कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं जो उसमें टर्म्स होती हैं, यानी मैं आगे लिख लेता हूँ n मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट टर्म से, यानी n+4 से। फिर आप देखें अगली टर्म -2 है, आप लिखेंगे -2, और ये भी अगली कंप्लीट ब्रैकेट से जो उसके अंदर टर्म्स लिखी हैं हर चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, तो आप उसको लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय n+4 और इक्वल टू 27। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। तो n टाइम्स n², n 4 टाइम्स 4n, -2 को n से करेंगे तो -2n, और प्लस माइनस माइनस
साइन चेंज किया तो 2 4 टाइम्स 8 और ये प्लस 27 है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो ये नेगेटिव 27 हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। आप दोनों साइड्स पे 27 को सेपरेट करवा सकते हैं, उसका मीनिंग भी यही बनता है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 2n वैसे ही, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 4 के पीछे 4 बड़ी वैल्यू है, इसके पीछे प्लस का साइन है तो प्लस। यहाँ पे आप देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका मतलब है आपने 27 में क्या प्लस कर देना 8। तो जब आप 27 में 8 प्लस करेंगे तो 35 आएगा। आप यहाँ पे 35 लिखें, साइन बड़ी वैल्यू का, 27 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो माइनस और इक्वल टू 0। तो देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर वाली टर्म पहले, सिंपल 1 वाली टर्म वो बाद में, और कांस्टेंट वाली टर्म एंड पे। अब आपको जो चीज़ें समझाई हुई है वो यही है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट देखना है, उसके साथ कुछ ना लिखा हो तो 1 लिख सकते हैं आप। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली टर्म से, जिस तरह भी पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बता चुका हूँ। तो 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, नेगेटिव 35 के साथ। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव 35। यानी आपने फिर दोबारा 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव 35, और उन्हीं 2 नंबर को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिलनी चाहिए। मिड टर्म है पॉजिटिव 2n। तो यहाँ पर आप n को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, जस्ट सोचें +2, यहाँ पे लिखें +2। तो देखिए बहुत आसान है, ऐसे 2 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है 7 और एक हो सकता है 5, क्योंकि 7 5 टाइम्स कितना होता है 35, और आपको यहाँ से पता भी चल रहा है कि 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 भी बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 7 5 टाइम्स 35 तो होता है, लेकिन हमें नेगेटिव 35 चाहिए। तो मैं आपको साइन एडजस्ट करना बता चुका हूँ। आप देखें मिड टर्म के पीछे प्लस का साइन है, तो 7 और 5 में से जो बड़ा नंबर है उसके पीछे प्लस का साइन लगा दें। वो पहले भी प्लस था, जस्ट समझाने के लिए आपको ये लगा दिया। और अब देखें चीज़ें वर्कआउट करती हैं, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। अभी भी पॉजिटिव 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 ही आएगा, नेगेटिव 35 नहीं आएगा। तो जब ऐसा हो जाए तो जो दूसरा नंबर है उसका साइन चेंज कर दें, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बताया। तो 5 प्लस है, इसको आप कर दें माइनस। और अब देखें तो 7 को नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव 35 आएगा, और 7 में प्लस कर दूंगा नेगेटिव 5 तो प्लस माइनस माइनस, यानी 7 माइनस 5 कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। यानी आपको मिड टर्म ब्रेक मिल गई है। तो आप लिखेंगे n स्क्वायर, पहला नंबर पॉजिटिव 7, उसके साथ ये वाला वेरिएबल n, दूसरा नंबर जो कि नेगेटिव 5, उसके साथ ये वाला वेरिएबल n, और नेगेटिव 35 वैसे का वैसे ही, और इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब आपको चीज़ें आती हैं। तो देखें n स्क्वायर और 7n में इधर n स्क्वायर आ रहा है, इधर n की पावर 1 है, छोटी पावर 1 है, यानी ये वाली टर्म को कॉमन लिखेंगे, सिंपल n को, तो ब्रैकेट, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो n स्क्वायर में से एक n बाहर है तो एक बचेगा अंदर। इधर 7 तो कॉमन आया ही नहीं है, तो इसलिए इसको वैसे का वैसे लिख लें। ये वाला n बाहर पहले से मौजूद है एग्जैक्टली, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें पीछे समझा चुका हूँ। माइनस का साइन, 5 और 35 में 5 ही कॉमन है, दोनों को 5 डिवाइड करता है, तो 5 कॉमन आएगा, ब्रैकेट n वैसे का वैसे ही। 5 का टेबल पढ़ लें, 5 1 टाइम्स 5 होता है, यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें, उसका मीनिंग वही है। तो माइनस का साइन है बाहर, तो अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस, और 5 7 टाइम्स 35 होता है, और इक्वल टू 0। तो जो एक्सप्रेशन सेम आ रही हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी n+7 को एक दफ़ा, और जो इसके अलावा ब्रैकेट्स के बाहर बची होती हैं उनको भी ब्रैकेट में एक दफ़ा लिख लेते हैं, यानी ये n और ये वाला नेगेटिव 5, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 0। इसको भी कॉमन निकालना ही हम एक तरह का कहते हैं। अब आप देखें 2 चीज़ें 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब पहली टर्म यानी n+7 0 के इक्वल है, या फिर n-5 0 के इक्वल है। तो आपने n की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ईजी है, ये 7 प्लस है, तो इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 0 - 7 हो जाएगा, जो -7 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक तरह का, आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 5, जो कि हो जाएगा 5। तो आपके पास 2 आंसर्स आ गए इसके, या तो आपके पास n की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, ये वाली, इनमें से कोई भी वैल्यू आगे पीछे करके लिख सकते हैं, या आपके पास क्या हो सकती है, -7 हो सकती है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पे पार्ट नंबर ई नज़र आ रहा है। पार्ट नंबर डी आप एज अ होमवर्क रख लें, वो आप खुद से ट्राई करें, वो बिल्कुल पार्ट नंबर सी जैसा ही है। मुझे उम्मीद है आप वो अच्छे से कर लेंगे, मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप अगर आपसे तब भी ना हो पाए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है, आप ईमेल के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को वर्कआउट कर लेंगे। तो अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर ई को। तो देखिए पार्ट नंबर ई में भी 2 एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इधर 18 लिखा हुआ है। जिस तरह भी मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करना समझाया है, वही हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन डायरेक्टली, ताकि चीज़ें जल्दी हों और टाइम बचे। तो क्या करेंगे, पहली वाली टर्म को भी इधर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2q को q से मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2q², और 2q को -4 से करेंगे तो 2 4 टाइम्स होता है 8, ये +2q है, वो नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, और q साथ वैसे का वैसे।
अब -3 की बारी, -3 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3q, और -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 4 टाइम्स कितना होता है 12, और यहाँ पर आ जाएगा 18 वैसे का वैसे। तो ये हो जाएगा 2q² माइनस माइनस प्लस, तो 8 में 3 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 11q साइन बड़ी वैल्यू का यानी 8 का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा +12, और ये +18 है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो ये -18 हो जाएगा, और यहाँ पर जस्ट 0 बचेगा। तो आपके पास हो जाएगा 2q² माइनस 11q प्लस माइनस माइनस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप 18 में से 12 को माइनस कर दें तो वो आपके पास आएगा 6 साइन बड़ी वैल्यू का यानी 18 का, तो उसके पीछे माइनस है तो माइनस इक्वल टू 0। फिर दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है पहले से ही, स्क्वायर वाली टर्म पहले है, सिंपल पावर 1 वाली टर्म बाद में, और एंड पे कांस्टेंट। तो अब आपको पता है जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है यानी 2, उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसा मैं समझाता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ -6, तो 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। अब फिर दोबारा आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप प्लस करें तो आपको मिड टर्म मिलनी चाहिए। मिड टर्म का मतलब -11q। अब आप थोड़ी देर के लिए q को इग्नोर कर दें, जस्ट -11 को यहाँ पर लिख लें, यानी इस तरह -11 मिलना चाहिए। तो देखें जब ये दोनों नंबर्स इस तरह कंसेक्टिव नंबर हों, 11 12 एक कंसेक्टिव नंबर है, तो इन्हीं में से कोई एक नंबर चूज़ करके देख लिया करें, अक्सर वही यहाँ पे वर्कआउट कर जाता है। जैसे अगर मैं 12 चूज़ कर लूँ तो मुझे पता है 12 1 टाइम्स कितना होता है 12 होता है। सिर्फ साइन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे +12 मिलेगा लेकिन हमें चाहिए -12। तो आप मिड टर्म के पीछे देखें कौन सा साइन है जो समझाया हुआ है, वो नेगेटिव है। तो इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसके पीछे नेगेटिव लगा दें, तो 12 बड़ा नंबर है उसके पीछे नेगेटिव लगा दिया। अब आप चेक करें तो -12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -12 ही आता है, और अगर -12 में 1 को ऐड कर दूँ तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, और साइन बड़ी वैल्यू का -11 ही आता है, यानी दोनों स्टेप्स वेरीफाई हो गए। तो आपको मिड टर्म मिल गई है आपकी, तो आप लिखेंगे 2q² पहली वाली टर्म यानी -12, उसके साथ q लिखेंगे, बीच में प्लस डालेंगे अगली वाली टर्म, यानी अगली टर्म पॉजिटिव है तो +1, और साथ उसके भी q लिखेंगे, और एंड वाली टर्म यानी -6 और इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन देखते हैं, 2 और 12 में 2 कॉमन है क्योंकि 2 डिवाइड करता है 2 को भी और 12 को भी, और q² में से और q की पावर 1 में से जैसा बता चुका हूँ छोटी पावर जो होती है वो वाली टर्म कॉमन लिखते हैं, तो q कॉमन है। तो 2 तो बाहर लिखा जा चुका है, q² में से एक q बाहर है तो एक q अंदर बचेगा। 2 का टेबल पढ़ें तो 2 6 टाइम्स 12 होता है, और ये वाला q एग्जैक्टली सेम पावर के साथ बाहर मौजूद है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। इधर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखें, q -6 वैसे का वैसे। जब बाहर 1 कॉमन होता है तो फिर अंदर वाली टर्म्स वैसी रहती हैं, अगर नेगेटिव साइन होता है तो साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वो भी नहीं है, पॉजिटिव है तो साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0। अब जो चीज़ एक सेम लग रही है उसको एक दफ़ा लिख लें, यानी q -6 को एक दफ़ा, और इसके अलावा जो ब्रैकेट्स के बाहर आपको नज़र आती है चीज़ इसको भी ब्रैकेट में एक दफ़ा लिख लें, यानी 2q + 1, इसको भी हम कॉमन निकालना ही कहते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये दो चीज़ें 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब है या तो q -6 0 के इक्वल है, या फिर 2q + 1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो पहली q की वैल्यू क्या निकल आएगी, -6 है, माइनस हो रही है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, या 0 + 6 6। तो इधर से भी निकालेंगे 2q की वैल्यू, तो ये +1 वहाँ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, 0 -1 -1, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी q के हमारे पास 2 आंसर आ गए, यानी या तो q की वैल्यू 6 हो सकती है या फिर q की वैल्यू -1/2 हो सकती है। तो ये हो गया हमारे पास इसका ये वाला पार्ट। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर f है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर f लिखा हुआ है, तो पार्ट नंबर f में यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे 3r² -5 को r टाइम्स करेंगे तो 5r, और -5 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +- 5 1 टाइम्स 5। इस +7r को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर लेंगे, ये -7r हो जाएगा, और इस +58 को भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर लेंगे तो ये -58 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा राइट साइड पे, तो हम लिख देंगे 0। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3r²। तो देखें -5r और -7r सॉल्व हो सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 7 में 5 ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 12, और साथ क्या आ जाएगा r, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 7 बड़ी वैल्यू है उसके पीछे माइनस है तो यहाँ भी लगाएंगे माइनस।
अब देखिए -5 और -58 भी सॉल्व हो सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 58 में 5 को क्या कर देंगे आप ऐड। तो 58 + 5 कितना होता है, वो होता है 63। और 5 और 58 में से 58 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो माइनस और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें जो नंबर्स लिखे हों वो उनमें कुछ कॉमन हो, यानी वो किसी एक ही नंबर पर डिवाइड होते हों, तो आपने उनको उसी नंबर से डिवाइड कर लेना है, यानी एक तरह का कॉमन निकाल लेना है उसमें से। इससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपको मिड टर्म ब्रेक करते वक्त डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, लेकिन डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि नंबर्स थोड़े से बड़े नज़र आएंगे आपको यहाँ पर। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते तो नंबर रिड्यूस हो जाएंगे थोड़े, आप कह लेंगे हो सकता है कि 2 डिजिट हो तो सिर्फ सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, जिससे मिड टर्म ब्रेक में आसानी मिलती है। तो आप देखें 3, 12 और 63 तीनों नंबर ऐसे हैं जो 3 पर डिवाइड होते हैं। ये सेम नंबर पर डिवाइड होने चाहिए, डिफरेंट पे नहीं। तो तीनों नंबर ऐसे हैं जो सेम नंबर 3 पर डिवाइड होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड्स पे 3 से डिवाइड कर देंगे हर टर्म को। तो देखिए मैंने हर टर्म को किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। अब सॉल्व कर लेंगे, 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा r²। यहाँ पे कुछ नहीं साथ बच रहा तो मैं 1 लिख सकता हूँ। 3 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, तो हो जाएगा -4r। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने 63 को किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। तो 336 टाइम्स, 321 टाइम्स बेसिकली, 3 1 टाइम्स और 321 टाइम्स क्या हो जाता है 63। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और 0 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है 0। तो आप देखें पहले जो नंबर्स आ रहे थे वो नंबर्स रिड्यूस होके अब ये स्मॉलर नंबर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आपके लिए मिड टर्म ब्रेक करना ज़्यादा आसान है। तो तरीका आपको बताया हुआ है कि जो r² है या जहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पार्ट 2 होती है उसका कॉफिशिएंट देखना है। वो देखिए 1 लिखा हुआ है, उस 1 को लास्ट वाले नंबर यानी -21 जो लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 -21 टाइम्स करेंगे तो यानी हो जाएगा -21। और अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर -21 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले जो कि -4 आ रहा है। आप वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो जस्ट क्या मिले, -4 मिले। तो देखें बहुत आसान केस है, 7 3 टाइम्स 21 होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 3 टाइम्स 21। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमें -21 चाहिए और 7 3 टाइम्स +21 होता है। तो इसके लिए मैंने आपको इसका हल बताया हुआ है। जो मिड टर्म है उसके पीछे देखिए कौन सा साइन है, वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो दो नंबर लिखे हुए हैं उनमें से जो बड़ा नंबर है उसके पीछे ये मिड टर्म वाला साइन यूज़ करके देखें। तो 7 बड़ा नंबर है, उसके पीछे मैं नेगेटिव लगाता हूँ। तो देखिए अब आप -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 ही मिलेगा, और अगर आप -7 में यही सेम नंबर 3 ऐड कर देंगे तो -4 ही आता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा। तो देखिए दोनों स्टेप्स वेरीफाई हो गए। तो अब आपको टर्म्स मिल गई है, आप लिख सकते हैं r²। 1 लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। पहला नंबर जो कि -7 है उसके साथ वेरिएबल r, क्योंकि r ही यूज़ करेंगे जो यहाँ पे लिखा होता है। अगला नंबर +3 उसके साथ भी सेम वेरिएबल r, और एंड पे -21 और वो इक्वल टू 0। तो पहली दो टर्म्स में से आप देखें यहाँ पे r² है, यहाँ पे r की पावर 1 है। तो जो स्मॉलर पावर है वो वाली टर्म को कॉमन लेंगे तो r कॉमन आ जाएगा। r² में से एक r बाहर आ गया तो अंदर एक r ही लिखेंगे, यानी r⁻1 ही लिखेंगे। 7 वैसे का वैसे ही, क्योंकि वो कॉमन नहीं आया। r⁻1 एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। प्लस का साइन, 3 और 21 में 3 कॉमन है, 3 लिखेंगे। 3 का टेबल पढ़ लें तो 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो r के साथ 1 लिख लें, ना भी लिखें ऑब्वियस है, ये 1 आ रही है इसका भी मीनिंग, तो भी ठीक है। -3 7 टाइम्स 21 होता है, तो 7 और इक्वल टू 0। तो जो दो एक्सप्रेशन सेम आ रही हैं इनको आप एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी r-7 को एक दफ़ा, इसके अलावा जो ब्रैकेट्स के बाहर लिखी हुई हैं उनको भी ब्रैकेट्स में डालकर एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी r और +3 और इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये दो एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब है कि r-7 अलग से 0 के इक्वल होगा और r+3 जो है वो अलग से 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, यानी 0 + 7 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। इधर +3 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे, -3 हो जाएगा, यानी 0 - 3 हो जाएगा। 0 - 3 कितना होता है, यानी -3। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए, या तो r की वैल्यू -3 हो सकती है या फिर r की वैल्यू 7 हो सकती है। तो अब आपके सामने पार्ट नंबर जी है। तो पार्ट नंबर जी में भी आपको यहाँ पे दो एक्सप्रेशन नज़र आ रही हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, यानी दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट लेना मैं सिखा चुका हूँ, पार्ट नंबर ई में भी हमने डिस्कस किया है और पार्ट नंबर सी में भी ऑलमोस्ट डिस्कस किया है। तो सेम प्रोसेस हमने करना है वही वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले जो 3s लिखा हुआ है इस टर्म को s से भी और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3s को s से करेंगे तो हो जाएगा 3s²
और 3x को नेगेटिव 4 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 4 टाइम्स 12 और साथ s वैसे का वैसे। अब +1 को s और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 को s से करेंगे तो +1s और +1 को -4 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 4 टाइम्स 4। यहाँ पे भी आप -5 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5s और -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 टाइम्स 5। आगे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3s², ये प्लस माइनस माइनस हो सकते हैं, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11s और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 12 का तो वो माइनस है तो माइनस। आगे -4 वैसे का वैसे ही, -5s को इक्वेशन के आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे +5s हो जाएगा और +5 को भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये -5 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी जो चीज़ प्लस हो रही थी वहाँ जाकर माइनस हो गई, जो माइनस हो रही थी वहाँ जाकर प्लस हो गई। अब आप देखें इसमें 3s² को आप वैसे नोट डाउन कर लें, ये दो वैल्यूज सॉल्व हो सकती हैं, एक तरह की लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस और ये +5s और -11s। तो प्लस माइनस माइनस यानी 11 में से आप क्या माइनस कर दें 5 तो वो आता है 6 और साथ s आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का, 11 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो माइनस। तो -4 और -5 भी सॉल्व हो सकती है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 में 4 प्लस करेंगे 9 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 5 का, उसके पीछे माइनस और इक्वल टू 0। जिस तरह अभी लास्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, पहले s² वाली टर्म है, फिर s⁻1 वाली टर्म है और एंड पे कांस्टेंट है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे होते हैं, तो फिर आपने ये ज़रूर देख लेना है कि यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, चाहे वो कॉफिशेंट के तौर पे आ रहे हैं या ये अकेले कांस्टेंट के तौर पे आ रहे हैं, आप उनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, अगर आप कॉमन नहीं भी निकालते, डायरेक्टली ही बाकी प्रोसेस करते हैं तो भी आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर आप देखें 3, 6 और 9 तीनों के तीनों ऐसे नंबर हैं जो 3 पर डिवाइड होते हैं, इनमें 3 कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ हर टर्म को 3 से डिवाइड कर देंगे। जिस तरह देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इससे फ़ायदा क्या होगा, टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी, 3 से कैंसिल आउट, यहाँ पर बच जाएगा s², 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे हो जाएगा 2s, 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 0। अब देखें चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, चीज़ें आसान हो गई हैं। अब आपने बाकी प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करना है जो आपको पिछले सारे पार्ट्स में सिखाया है। तो देखें s² वाली जो टर्म होती है जिसपे ऊपर 2 आ रहा होता है, उसका कॉफिशिएंट देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो कॉफिशिएंट 1 है। 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले नंबर से, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो क्या आंसर आएगा, -3 ही आएगा। अब आपने 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर यानी -3 आए और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले जो कि -2s बनती है। आप s को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो जस्ट -2 मिले। तो देखिए कंसेक्टिव नंबर है, जब भी कंसेक्टिव नंबर हो अक्सर इनमें से कोई एक नंबर चूज़ कर लिया करें, उसी से दोनों आपके पास जो रूल है वेरीफाई हो जाएंगे। जैसे मैं अगर 3 को चूज़ कर लूँ तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं एक लिखूँ 3 और एक लिखूँ 1, क्योंकि 3 1 टाइम्स 3 होता है, सिर्फ साइन का प्रॉब्लम है। और मैं पिछले सारे पार्ट्स में डिटेल में बता चुका हूँ कि आपने मिड टर्म के पीछे साइन देखना होता है क्या है। तो मिड टर्म के पीछे 2 है और वो उसके पीछे माइनस साइन है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस लगा दे, तो मैं 3 के पीछे माइनस लगा देता हूँ। अब चेक करना है, अगर चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं वेल एंड गुड, नहीं करती तो फिर दूसरे का भी साइन चेंज कर देते हैं, ये भी मैं ऊपर समझा चुका हूँ। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा और -3 में अगर 1 ऐड कर दें तो -2 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2 होगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 3 का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो यानी दोनों रूल्स करेक्ट हैं। तो अब हम इसको उतार लेते हैं, s² पहला नंबर जो कि -3 है उसके साथ s, दूसरा नंबर +1 और उसके साथ भी वेरिएबल s और एंड पे -3 = 0। तो पहले s² और 3s में से आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, इधर s की पावर 2 है, इधर s की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर है वो वाली टर्म को कॉमन लिख लेते हैं, यानी s को। s² में से एक s बाहर है तो अंदर जस्ट एक s बचेगा, यानी s की पावर 1 बचेगा, -3, ये वाली भी s की पावर 1 यहाँ पर बाहर लिखी जा चुकी है, तो अब अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 3 के साथ कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट ब्रैकेट क्लोज। 1 और 3 में सिर्फ 1 ही कॉमन होता है, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं है उसमें 1 कॉमन है, 1 लिखेंगे, ब्रैकेट s वैसे का वैसे ही, -3 वैसे का वैसे = 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें जो 2 टर्म्स सेम है उसको एक दफ़ा लिख लें, यानी s - 3 दोनों में आ रही है, ये भी एक दफ़ा, और s+1 जो बाकी बच जाती है उसको भी ब्रैकेट्स के अंदर एक दफ़ा, यानी इस तरीके से, और = 0, इसको भी कॉमन निकालना ही कह सकते हैं। तो अब हम देखें 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब है या तो s - 3 0 के इक्वल है या फिर s+1 0 के इक्वल है।
तो ये -3 है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये +3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3 कितना होता है 3। ये +1 है, यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे माइनस हो जाएगा, यानी 0 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो आपके पास 2 इसके आंसर आ गए, एक है -1 और एक है 3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर जी। अब पार्ट नंबर H मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, यानी मैंने 2 पार्ट्स इसमें से जस्ट स्किप किए हैं, जो कि है पार्ट नंबर D और पार्ट नंबर H। तो इन वीडियोस की बनाने का मकसद भी यही है कि मैं मैक्सिमम आपकी हेल्प कर दूं, और बाकी जो पार्ट्स आपको सिमिलर लग रहे हैं वो आप लोगों से हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दे दूं, ठीक है। तो सिर्फ 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर D और पार्ट नंबर H मैंने छोड़े हैं, वो आप खुद से ट्राई करिएगा, आपसे हो जाते हैं। वेल एंड गुड नहीं होते तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने अपना ईमेल भी मेंशन किया हुआ है, फेसबुक पेज भी मेंशन किया हुआ है, आप उस फेसबुक पेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू मेरे से हेल्प ले सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। सारे क्वेश्चन में एक ही जैसा पैटर्न है जो हम बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो आप वो दोनों क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।